नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स के बारे में। संदमकों का प्रभाव देखिए, इसके बारे में हल्की सी जानकारी मैंने आपको बता दी थी। मेनली दो टाइप के इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धी निरोधक कहा जाएगा, और दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अप्रतियोगी संदमक। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियरिटी के साथ हम बात करेंगे, और एग्जाम में यहां से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये कुछ भी पढ़ने से पहले, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। अब इस सबस्ट्रेट के ही समान स्ट्रक्चर रखने वाला एक केमिकल होगा, एक रासायनिक पदार्थ होगा, जो सबस्ट्रेट के बजाय खुद आकर बाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है इसलिए, और इस अभिक्रिया को रोक रहा है इसलिए इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम में कहां बाइंड होगा, एक्टिव साइट पर। यह बात याद रखनी है, बाकी बातें समझिए। प्रतिस्पर्धी निरोधक या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, प्रतियोगी संदमक या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की आकृति सबस्ट्रेट के समान होती है। इसे माध्यम में मिलाए जाने पर यह एंजाइम के सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के समान होती है, इसलिए यह सबस्ट्रेट से कंपटीशन करने लग जाता है, तथा इस कारण आरंभ में अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। गति कम क्यों हो रही है? सबस्ट्रेट जुड़ने के बजाय ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वहां जाके जुड़ रहा है, तो फिर उत्पाद भी कम ही बनेंगे। किंतु जैसे जैसे माध्यम में सबस्ट्रेट मिलाया जाएगा, इस बात को ध्यान से देखना है। कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो सबस्ट्रेट की जगह आके जुड़ रहा है, अगर उसके प्रभाव को कम करना है तो सबस्ट्रेट की सांद्रता बहुत ज्यादा कर दो, तो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जुड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और आपने सबस्ट्रेट के 1000 मॉलिक्यूल रख दिए, तो फिर 1000 के मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के हैं उनमें से कोई मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो किंतु जैसे जैसे माध्यम में सबस्ट्रेट मिलाया जाता है वैसे वैसे अभिक्रिया की गति बढ़ती है, और अंत में प्रतियोगी संदमक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अभाव में अभिक्रिया की गति अधिकतम या V मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसका कोई V मैक्सिमम है, अधिकतम वेग है। अब इसी अभिक्रिया के लिए कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मिला दिया, तो अभिक्रिया की जो गति है उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबस्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा कर दें तो V मैक्सिमम तक तो पहुंच जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उनको जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अतः प्रतियोगी संदमन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान फिर से वही बात जो मैं आपको हर बार याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसको आराम से पढ़ना है। पहली बात ये याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर आके जुड़ता है, वो कंपटीशन करता है सबस्ट्रेट से। क्यों करता है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी आकृति सबस्ट्रेट के एकदम समान है, तो सबस्ट्रेट जुड़ने के बजाय एक्टिव साइट पर ये खुद जाके जुड़ जाता है। दूसरा, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km का मान बढ़ जाता है और V मैक्सिमम का मान तो नॉर्मल रिएक्शन के समान ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी वैसे V मैक्सिमम तो आ जाएगा, लेकिन Km का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देख लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन का जो Km था, अब उसमें कॉम्पिटिटिव
आपने मिला दिया तो Km का मान बढ़ जाएगा। Km क्या है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन V मैक्सिमम का मान समान रहेगा। देख लीजिए, आइए, प्रतियोगी संदमन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इन ग्राफ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ समझिए, इधर अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन है और इधर सबस्ट्रेट की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। ये जो लाइन है ये नॉर्मल रिएक्शन की है। यहां पर V मैक्सिमम मिला है और इसका आधा V मैक्सिमम बाई 2 कब मिलेगा, जब अभिकारकों की सांद्रता Km हो। जैसे ही इस रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मिला दिया तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया। अब अभिक्रिया का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, V मैक्सिमम तक तो पहुंच गया, लेकिन जो Km पहले यहां था अब Km का मान बढ़ गया, Km ज्यादा हो गई प्रतियोगी संदमन या कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में V मैक्सिमम तो सेम है नॉर्मल रिएक्शन जैसा, लेकिन Km का मान पहले से ज्यादा हो जाता है। फिर से मैंने लिखा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km का मान बढ़ गया और V मैक्सिमम क्या रहेगा, समान रहेगा। क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगी संदमन एंजाइम क्रियाविधि के किस सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंजाइम मैकेनिज्म कौन सी हाइपोथेसिस या संकल्पना को समर्थन करेगा। पहले आप समझिए, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या कह रहा है कि कोई इनिबिटर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के समान अपनी संरचना रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई फिक्स स्ट्रक्चर है तो किसके साथ जाकर जुड़ेगी, एंजाइम के साथ, और ये कौन बताएगा, ताला चाबी सिद्धांत। एक फिक्स ताले के लिए फिक्स चाबी है, वैसे एंजाइम ताला है और सबस्ट्रेट चाबी है। ताला चाबी सिद्धांत, लॉक की थ्योरी या हाइपोथेसिस किसने दी, एमिल फिशर ने। संकल्पना नोट डाल के मैंने बात लिखी है कि अब अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा करोगे, समझने का प्रयास करना, तो बढ़ते बढ़ते अधिक हो जाएगी सांद्रता सबस्ट्रेट की, तो कंपटीशन कम हो जाएगा और V मैक्सिमम तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन Km का मान पहले से ज्यादा हो जाएगा। आप कितनी भी बार समझ लो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर या संदमक एक्टिव साइट पर आके जुड़ेगा और इस प्रोसेस के दौरान Km का मान बढ़ जाता है और V मैक्सिमम का मान समान रहता है। ये यहां भी लिखा हुआ, इससे पहले 3 बार लिख दिया। ग्राफ में अभिक्रिया की दर और सबस्ट्रेट की सांद्रता के बीच ग्राफ है, नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ग्राफ। V मैक्सिमम सेम है, बस Km का मान पहले से ज्यादा हो गया। और ये कौन सी हाइपोथेसिस का समर्थन करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ताला चाबी सिद्धांत का। आप समझ रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देख लीजिए। आइए, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी टॉपिक हमसे बाहर नहीं जा सकता और क्वेश्चन भी हमारी रेंज से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को इस वे में पढ़ते हैं कि आपको समझ में भी आएगा और याद भी आएगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करेगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km का मान बढ़ जाता है, कारण है कंपटीशन, और V मैक्सिमम का मान क्या रहता है, समान रहता है। देख लीजिए, आइए फिर से वही कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ताला एंजाइम और चाबी सबस्ट्रेट संकल्पना का क्या करता है, समर्थन करता है। तो आप समझ गए होंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से क्वेश्चन कहां से आएगा।
एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करेंगे। ताला चाबी सिद्धांत का समर्थन करते हैं और कंपटीशन की वजह से Km का मान बढ़ जाता है, लेकिन V मैक्सिमम का मान समान रहेगा। देख लीजिए। आइए अब ये पढ़ते समय अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि Km का मान बढ़ गया और V मैक्सिमम का समान कैसे रह रहा है, ये मैंने समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप सोचिए कि Km का मान बढ़ रहा है और V मैक्सिमम समान कैसे रह रहा है। क्योंकि सबस्ट्रेट की सांद्रता जब ज्यादा होती जाएगी तो कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा और V मैक्सिमम तो आ जाएगा, लेकिन Km का मान बढ़ जाएगा। और फिर भी नहीं हो तो क्या चीजें आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया है। अब है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या मतलब है कि इस बार इनिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं जुड़कर कुछ एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक और बाइंडिंग साइट होती है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। और इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर जैसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आकर जुड़ेगा कि इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये अपनी स्ट्रक्चर बदल लेगी और ये सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ पाएगी। ये देखिए, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि ये तो एक्टिव साइट पर आके जुड़ेंगी नहीं, ये तो एलोस्टेरिक साइट पर आके जुड़ेगी। फिर ये इनिबिशन कैसे करेगी? जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पर आके जुड़ेगी, इस एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाएंगे ताकि सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं हो पाएगा और अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसे कहा जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ये तीन टाइप का है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और फीडबैक इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसमें जो इनिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर या संदमक एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करते थे और नॉन कॉम्पिटिटिव में एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड करते हैं। ये देखिए, एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है एलोस्टेरिक साइट। जैसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट में स्ट्रक्चरल चेंजेज आ जाते हैं और इस कारण से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा और इस रिएक्शन का इनिबिशन या संदमन हो जाएगा। तो कैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्शन को इनिबिट या संदमित करता है, क्लियरिटी के साथ आपको समझना है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, देखिए वही रेट ऑफ देखिए यहां मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए है V मैक्सिमम, और ये है V मैक्सिमम बाई 2 जहां पर Km है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हुआ है तो कारण क्या हुआ कि जैसे ही कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आके जुड़ गया तो वो तो एलोस्टेरिक पर आके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट की सांद्रता से उससे कोई मतलब नहीं है, केवल वो एक्टिव साइट को की स्ट्रक्चर में बदलाव कर देगा ताकि सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा कि कभी भी V मैक्सिमम पहले वाला नहीं आ पाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के कारण V मैक्सिमम यहीं रह जाएगा, पहले से कम आ जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में V मैक्सिमम का मान कम हो जाता है, लेकिन याद रखिए Km का मान पहले भी V मैक्सिमम बाई 2 इसी Km पर, और अब इस V मैक्सिमम का आधा V मैक्सिमम बाई 2 नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए भी Km का मान वही रहेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम एलोस्टेरिक साइट पर आकर जुड़ता है, एंजाइम नहीं, जो इनिबिटर है वो
एलोस्टेरिक साइट पर आके जुड़ता है तो V मैक्सिमम प्राप्त नहीं हो पाएगा या V मैक्सिमम पहले से कम हो जाएगा, लेकिन Km का मान समान रहेगा। अप्रतियोगी संदमन में Km का मान समान और V मैक्सिमम का मान कम हो जाता है। ये ग्राफ देखिए आप, पहले V मैक्सिमम यहां था नॉर्मल रिएक्शन के लिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में V मैक्सिमम यहां आ गया। पहले भी Km यही थी और अब भी Km यही है, Km में कोई बदलाव नहीं है। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कितनी ही बढ़ा दे, V मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन वाला नहीं आ पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, इनिबिटर तो वहां आ ही नहीं रहा, वो तो एलोस्टेरिक साइट पर आकर बाइंड करेगा, तो कभी भी V मैक्सिमम पहले जैसा नहीं आएगा, कम ही आएगा, Km का मान समान रहेगा। देख लीजिए, फिर से देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इनिबिटर कहां बाइंड होगा, एक्टिव साइट पर, Km का मान बढ़ जाएगा और V मैक्सिमम का मान समान रहेगा कॉम्पिटिटिव में। एग्जाम्पल देखिए, एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर सक्सिनिक अम्ल आकर यहां बाइंड हो जाएगा और इस सक्सिनिक अम्ल का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ध्यान से देखिए, सक्सिनिक अम्ल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज यह एंजाइम सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण करता है, लेकिन सक्सिनिक अम्ल के जैसा ही समान मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रखने वाला मेलोनिक अम्ल है। तो अगर सक्सिनिक अम्ल आने के बजाय मेलोनिक अम्ल आकर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जुड़ जाए तो फिर क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। इसे कहा जाएगा कंपटीशन। जुड़ना सक्सिनिक अम्ल को था लेकिन मेलोनिक अम्ल आके जुड़ गया, तो मेलोनिक अम्ल सक्सिनिक अम्ल का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की और किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर कर आपकी सीट ले ली तो वो आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। देख लीजिए, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ सक्सिनिक अम्ल को जुड़ना था, लेकिन इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है मेलोनिक अम्ल, जो सीधा एक्टिव साइट पर आके जुड़ेगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड आर सेम। तो पहला तो ये कि सक्सिनिक अम्ल का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन है, मेलोनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कौन करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर सक्सिनिक अम्ल सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके जुड़ जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बजाय मेलोनिक अम्ल जो इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो आ गया तो ये रिएक्शन इनिबिट हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ही एग्जांपल। ध्यान से देखिए, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है और ये फोलिक एसिड का निर्माण पैराबेंजोइक अम्ल से होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड चाहिए और इस फोलिक एसिड का फॉर्मेशन पैराबेंजोइक एसिड से होगा। देखिए, एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट पर आकर कौन, पैराबेंजोइक एसिड आकर जुड़ेगा। एंजाइम और इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो है पैराबेंजोइक एसिड। जैसे ही इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर पैराबेंजोइक एसिड आके जुड़ेगा, फोलिक एसिड बन जाएगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन कुछ मेडिसिन है, औषधियां हैं, सल्फा मेडिसिन या औषधियां, सल्फा पाइरिडीन, सल्फा निलेमाइड,
ये पी बेंजोइक एसिड के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगी। अगर बैक्टीरिया को इन औषधियों में रख दिया जाए, सल्फा औषधियों में, तो ये औषधियां पी बेंजोइक एसिड को एक्टिव साइट से नहीं जुड़ने देगी और खुद जाके जुड़ जाएगी। सल्फा औषधियों ने किससे कंपटीशन किया? पी बेंजोइक एसिड पैरा बेंजोइक एसिड से। तो देख लीजिए, पैरा बेंजोइक एसिड के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन है? सल्फा औषधियां। और इस कारण से जब बेंजोइक एसिड एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाएगा, उसकी जगह सल्फा औषधियां जुड़ेगी, तो फिर फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा और उस जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए सल्फा औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल है, आराम से समझिए। और सल्फा औषधियां किसकी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है? पैरा बेंजोइक एसिड की। ये एंजाइम से आकर एक्टिव साइट से जुड़ेगा, फिर फोलिक एसिड बनेगा, और फोलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। देख लीजिए, सारी चीजें मैंने क्लियरिटी के साथ बताई है, और कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसमें मेन बात फिर से वही कि एम में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वी मैक्सिमम कम हो जाता है। मैंने आपको 4 प्रकार के इनिबिटर बताए थे। अगर आप देखें तो 2 ही टाइप के हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। इस नॉन कॉम्पिटिटिव को ही 3 भागों में बांट दे, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और फीडबैक इनिबिशन। अगर इनिबिटर जुड़ जाए और वो एंजाइम को पूरी तरह ही खत्म कर दे तो इरिवर्सिबल, वापस हट जाए रिवर्सिबल। और फीडबैक इनिबिशन में क्या होगा? कोई रिएक्शन है, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट ही एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर आकर जुड़ जाए, उस रिएक्शन को रोक दें, इसे फीडबैक इनिबिशन कहा जाएगा। बनने वाला प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पर आकर जुड़ जाए और रिएक्शन को इनिबिट कर दें तो फीडबैक इनिबिशन कहलाएगा। इरिवर्सिबल, साइनाइड आयन, जिसे सेल पॉइजन कहा जाता है, एक एंजाइम है श्वसन के लिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ जुड़कर साइनाइड आयन श्वसन को रोक देता है। तो ये इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है। अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ साइनाइड आयन उसकी एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा? श्वसन रुक जाएगा। और इस साइनाइड आयन को सेल पॉइजन कहा जाता है। जो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उन्हें सेल पॉइजन कहा जाता है, क्योंकि वो जाके जुड़ जाएंगे, फिर वो कोशिका नष्ट हो जानी है। तो साइनाइड आयन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए पॉइजन का काम करेंगे। रिवर्सिबल देखिए, एक एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम के साथ एएमपी, एडीपी या ग्लूकोज 2,6 बाइफॉस्फेट आके जुड़े तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन इनकी जगह इनिबिट बाय एटीपी, एटीपी आके जुड़ जाए तो इस एंजाइम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इनिबिट हो जाएगी। देख लीजिए, तो ये रिवर्सिबल हो गया। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एग्जाम्पल है। एमपी, एडीपी और ये आके जुड़े तो उत्पाद बन जाएगा, लेकिन किसके द्वारा इनिबिट होगा? ये एटीपी के द्वारा। एटीपी कहां आके बाइंड होगी? एलोस्टेरिक साइट पर। फीडबैक इनिबिशन में बनने वाला प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पर आके जुड़ जाए और उस एंजाइम की रिएक्शन को ही रोक दे
तो फीडबैक इनिबिशन। देखिए, फीडबैक इनिबिशन क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और इसको बदलने के लिए एक जरूरत है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की। और मैंने आपको बताया था काइनेज एंजाइम एटीपी से फॉस्फेट लेकर किसी सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देते हैं। एटीपी से फॉस्फेट लेकर हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज के साथ जोड़ दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। तो हेक्सोकाइनेज ट्रांसफेरेज क्लास का एंजाइम हुआ और इस एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट है, ये हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाकर बाइंड हो जाएगा तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिव साइट की स्ट्रक्चरल जो है चेंजेज आ जाएंगे और अब इस हेक्सोकाइनेज के साथ ग्लूकोज नहीं जुड़ पाएगा और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा। जो उत्पाद बन रहा है वही एंजाइम को जाकर इनिबिट कर दे कि बहुत हो गया, इतना बहुत है, इसे कहा जाएगा फीडबैक इनिबिशन। ये तो एंजाइम की बात है। अगर आप देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो भी कई हार्मोन फीडबैक इनिबिशन द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन यहां पर हम एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन से आयन की जरूरत है? मैग्नीशियम की। काइनेज किस में आते हैं? ट्रांसफेरेज में। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है वो जाके हेक्सोकाइनेज की एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ जाएगा और हेक्सोकाइनेज की एक्टिव जो साइट है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएंगे और ग्लूकोज उससे बाइंड नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा। इसे रेट्रो इनिबिशन भी कहा जाता है। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इनिबिशन बाय मेलोनिक एसिड। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का संदमन मेलोनिक एसिड के द्वारा होता है। ये कौन सा है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km का मान बढ़ जाता है और V मैक्सिमम का मान समान रहता है। ये जो मेलेनिक एसिड होगा वो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एक्टिव साइट के साथ आकर जुड़ते हैं। देख लीजिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल या कैटालिटिक नेचर की जो प्रोटीन है, संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन है मायोसिन प्रोटीन जो हमारी मसल्स में पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मायोसिन प्रोटीन। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन है? मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। इसके साथ सक्सिनिक एसिड आना चाहिए था, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम किस एंजाइम को तैयार किया गया था? यूरिएज एंजाइम को। और एक एटीपी के अंतिम बंध के टूटने पर कितनी ऊर्जा? 7.3 किलो कैलोरी मोल। एक एटीपी के टूटने से, एटीपी के एडीपी में टूटने से 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलेगी। देख लीजिए। तो साथियों, ये था एंजाइम का इनिबिशन, दो टाइप का, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। फीडबैक इनिबिशन भी एक तरीके का नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ही है। अगर आप पहली बार इस तरीके का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में थोड़ा अजीब लगेगा। आप दोबारा इस वीडियो को देखें और जिन बातों को मैं आपको याद रखने के लिए कह रहा हूं उनको याद रखें। ऑप्शन में आप देखेंगे क्लियरिटी के साथ वही बातें आएंगी। याद रखें, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आएंगे। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चारों ऑप्शन देखकर बिना किसी कंफ्यूजन के कौन सा सही आंसर है ये आप बता सकें, तो यहां पढ़ने का औचित्य है, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे
और यहां से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।